कुछ समय बाद स्थितियां संभलना धीरे धीरे शुरू हो रहा था, तो ऐसे में हमारी पड़ोसी देशों में उथल-पुथल शुरू हो गई। इन सारे संकटों के बीच हमारी इकोनॉमी ने हाई ग्रोथ रेट हासिल करके दिखाया। साल 2022 में यूरोपियन क्राइसिस के कारण पूरे दुनिया की सप्लाई चेन और एनर्जी मार्केट प्रभावित हुआ। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। इसके बावजूद भी 2022-23 में हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तेजी से होती रही। साल 2023 में वेस्ट एशिया में स्थितियां बिगड़ी, तब भी हमारी ग्रोथ रेट तेज रही। और इस साल भी जब दुनिया में अस्थिरता है, तब भी हमारी ग्रोथ रेट 7% के आसपास है। साथियों, आज जब दुनिया डिसरप्शन से डर रही है, भारत वाइब्रेंट फ्यूचर के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। आज इंडियन एक्सप्रेस के इस मंच से मैं कह सकता हूं, भारत सिर्फ एक इमर्जिंग मार्केट ही नहीं है, भारत एक इमर्जिंग मॉडल भी है। आज दुनिया इंडियन ग्रोथ मॉडल को मॉडल ऑफ होप मान रहा है। साथियों, एक सशक्त लोकतंत्र की अनेक कसौटियां होती हैं और ऐसी ही एक बड़ी कसौटी लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी की होती है। लोकतंत्र को लेकर लोग कितने आश्वस्त हैं, लोग कितने आशावादी हैं, ये चुनाव के दौरान सबसे अधिक दिखता है। अभी 14 नवंबर को जो नतीजे आए, वो आपको याद ही होंगे। और रामनाथ जी का बिहार से नाता रहा था, तो उल्लेख बड़ा स्वाभाविक है। इन ऐतिहासिक नतीजों के साथ एक और बात बहुत अहम रही है। कोई भी लोकतंत्र में लोगों की बढ़ती भागीदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस बार बिहार के इतिहास का सबसे अधिक वोटर टर्नआउट रहा है। आप सोचिए, महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से करीब 9% अधिक रहा। ये भी लोकतंत्र की विजय है। साथियों, बिहार के नतीजों ने फिर दिखाया है कि भारत के लोगों की आकांक्षाएं, उनकी एस्पिरेशंस कितनी ज्यादा है। भारत के लोग आज उन राजनीतिक दलों पर विश्वास करते हैं जो नेक नियत से लोगों की उन एस्पिरेशंस को पूरा करते हैं, विकास को प्राथमिकता देते हैं। और आज इंडियन एक्सप्रेस के इस मंच से मैं देश की हर राज्य सरकार को, हर दल की राज्य सरकार को बहुत विनम्रता से कहूंगा, लेफ्ट, राइट, सेंटर, हर विचार की सरकार को मैं आग्रह से कहूंगा, बिहार के नतीजे हमें ये सबक देते हैं कि आप आज किस तरह की सरकार चला रहे हैं। ये आने वाले वर्षों में आपके राजनीतिक दल का भविष्य तय करेंगे। आरजेडी की सरकार को बिहार के लोगों ने
15 साल का मौका दिया। लालू यादव जी चाहते तो बिहार के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जंगल राज का रास्ता चुना। बिहार के लोग इस विश्वासघात को कभी भूल नहीं सकते। इसलिए आज देश में जो भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हमारी सरकार है या फिर राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सिर्फ एक होनी चाहिए, विकास, विकास और सिर्फ विकास। और इसलिए मैं हर राज्य सरकार को कहता हूं, आप अपने यहां बेहतर इन्वेस्टमेंट का माहौल बनाने के लिए कंपटीशन करिए। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कंपटीशन करिए। डेवलपमेंट पैरामीटर्स में आगे आने के लिए कंपटीशन करिए। फिर देखिए जनता कैसे आप पर अपना विश्वास जताती है। साथियों, बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ लोगों ने, मीडिया के कुछ मोदी प्रेमियों ने फिर से ये कहना शुरू किया है, भाजपा, मोदी हमेशा 24/7 इलेक्शन बोर्ड में ही रहते हैं। मैं समझता हूं चुनाव जीतने के लिए इलेक्शन मोड नहीं, 2400 घंटे इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है। इमोशनल मोड में रहना जरूरी होता है, इलेक्शन मोड में नहीं। जब मन के भीतर एक बेचैनी सी रहती है कि 1 मिनट भी गंवाना नहीं है, गरीब के जीवन से मुश्किलें कम करने के लिए, गरीब को रोजगार के लिए, गरीब को इलाज के लिए, मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बस मेहनत करते रहना है। इस इमोशन के साथ, इस भावना के साथ सरकार लगातार जुटी रहती है, तो उसके नतीजे हमें चुनाव परिणाम के दिन दिखाई देते हैं। बिहार में भी हमने अभी अभी यही होते देखा है। साथियों, रामनाथ जी से जुड़े एक और किस्से का मुझसे किसी ने जिक्र किया था। ये बात तब की है जब रामनाथ जी को विदिशा से जनसंघ, उस समय नानाजी देशमुख जी ने, उनकी इस बात पर चर्चा हो रही थी कि संगठन महत्वपूर्ण होता है या चेहरा। तो नानाजी देशमुख ने रामनाथ जी से कहा था कि आप सिर्फ नामांकन करने के लिए आएंगे और फिर चुनाव जीतने के बाद अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाइएगा। फिर नानाजी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर रामनाथ जी का चुनाव लड़ा और उन्हें जिताकर दिखाया। वैसे ये किस्सा बताने के पीछे मेरा ये मतलब नहीं है कि उम्मीदवार सिर्फ नामांकन करने आए। मेरा मकसद है भाजपा के अनगिनत कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं के समर्पण की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने पसीने से भाजपा की जड़ों को सींचा है और आज भी सींच रहे हैं। और इतना ही नहीं, केरला, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, ऐसे कुछ राज्यों में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने खून से भी भाजपा की जड़ों को सींचा है। जिस पार्टी के पास ऐसे समर्पित कार्यकर्ता हो, उनके लिए सिर्फ चुनाव जीतना ध्येय नहीं होता, बल्कि वो जनता का दिल जीतने के लिए सेवा भाव से उनके लिए निरंतर काम करते हैं। साथियों,
के विकास के लिए बहुत जरूरी है कि विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित सभी तक जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित होता है। लेकिन हमने देखा कि बीते दशकों में कैसे सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ दलों, कुछ परिवारों ने अपना ही स्वार्थ सिद्ध किया है। साथियों, मुझे संतोष है कि आज देश सामाजिक न्याय को सच्चाई में बदलते देख रहा है। सच्चा सामाजिक न्याय क्या होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 12 करोड़ शौचालयों के निर्माण का अभियान उन गरीब लोगों के जीवन में गरिमा लेकर के आया जो खुले में शौच के लिए मजबूर थे। 57 करोड़ जनधन बैंक खातों ने उन लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जिनको पहले की सरकारों ने एक बैंक खाते के लायक तक नहीं समझा था। 4 करोड़ गरीबों को पक्के घरों ने गरीबों को नए सपने देखने का साहस दिया, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ाई है। साथियों, बीते 11 वर्षों में सोशल सिक्योरिटी पर जो काम हुआ है वो अद्भुत है। आज भारत के करीब 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी नेट के दायरे में आ चुके हैं। और आप जानते हैं 10 साल पहले क्या स्थिति थी? सिर्फ 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के दायरे में थे, आज 94 करोड़ हैं। यानी सिर्फ 25 करोड़ लोगों तक सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंच रहा था। अब ये संख्या बढ़कर 94 करोड़ पहुंच चुकी है। और यही तो सच्चा सामाजिक न्याय है। और हमने सोशल सिक्योरिटी नेट का दायरा ही नहीं बढ़ाया, हम लगातार सैचुरेशन के मिशन पर काम कर रहे हैं। यानी किसी भी योजना के लाभ से एक भी लाभार्थी छूटे नहीं। और जब कोई सरकार इस लक्ष्य के साथ काम करती है, हर लाभार्थी तक पहुंचना चाहती है, तो किसी भी तरह के भेदभाव की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। ऐसे ही प्रयासों की वजह से पिछले 11 साल में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त करके दिखाया है। और तभी आज दुनिया भी ये मान रही है, डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। आप हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का अध्ययन करिए। देश के 100 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें पहले की सरकारें पिछड़ा घोषित करके भूल गई थी। सोचा जाता था कि यहां विकास करना बड़ा मुश्किल है। अब कौन सर खपाए ऐसे जिलों में? जब किसी अफसर को पनिशमेंट पोस्टिंग देनी होती थी तो उसे उन पिछड़े जिलों में भेज दिया जाता था कि जाओ वहीं रहो। आप जानते हैं इन पिछड़े जिलों में देश की कितनी आबादी रहती थी? देश के 25 करोड़ से ज्यादा नागरिक इन पिछड़े जिलों में रहते थे। साथियों, अगर ये पिछड़े जिले पिछड़े ही रहते तो भारत अगले 100 साल में भी विकसित नहीं हो पाता। इसलिए हमारी सरकार ने एक नई रणनीति के साथ काम करना शुरू किया। हमने राज्य सरकारों को ऑन बोर्ड लिया। कौन सा जिला किस डेवलपमेंट पैरामीटर में कितने पीछे हैं, उसकी स्टडी करके हर जिले के लिए एक अलग रणनीति बनाई। देश के बेहतरीन अफसरों को, ब्राइट और इनोवेटिव यंग माइंड्स को
वहां नियुक्त किया। इन जिलों को पिछड़ा नहीं, एस्पिरेशनल माना। और आज देखिए, देश के ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कितने ही डेवलपमेंट पैरामीटर्स में अपने ही राज्यों के दूसरे जिलों से बहुत अच्छा करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ का बस्तर, वो आप लोगों को तो बड़ा फेवरेट है। एक समय आप पत्रकारों को वहां जाना होता था तो प्रशासन से ज्यादा दूसरे संगठनों से परमिट लेनी होती थी। लेकिन आज वही बस्तर विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता कि इंडियन एक्सप्रेस ने बस्तर ओलंपिक को कितनी कवरेज दी, लेकिन आज रामनाथ जी ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि कैसे बस्तर में अब वहां के युवा बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन कर रहे हैं। साथियों, जब बस्तर की बात आई है तो मैं इस मंच से नक्सलवाद यानी माओवादी आतंक की भी चर्चा करूंगा। पूरे देश में नक्सलवाद माओवादी आतंक का दायरा बहुत तेजी से सिमट रहा है, लेकिन कांग्रेस में ये उतना ही सक्रिय होता जा रहा था। आप भी जानते हैं, बीते 5 दशकों तक देश का करीब करीब हर बड़ा राज्य माओवादी आतंक की चपेट में रहा। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य था कि कांग्रेस भारत के संविधान को नकारने वाले माओवादी आतंक को पालती पोसती रही और सिर्फ दूर दराज के क्षेत्रों में, जंगलों में ही नहीं, कांग्रेस ने शहरों में भी नक्सलवाद की जड़ों को खाद पानी दिया। कांग्रेस ने बड़ी बड़ी संस्थाओं में अर्बन नक्सलियों को स्थापित किया। साथियों, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। और मैं आज पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस अपने स्वार्थ में देश हित को तिलांजलि दे चुकी है। आज की मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस देश की एकता के सामने बहुत बड़ा खतरा बनती जा रही है। साथियों, आज जब भारत विकसित बनने की एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है, तो रामनाथ गोयनका जी की विरासत और भी प्रासंगिक है। रामनाथ जी ने अंग्रेजों की गुलामी से डटकर टक्कर ली। उन्होंने अपने एक संपादकीय में लिखा था, मैं अंग्रेजों के आदर्श पर अमल करने के बजाय अखबार बंद करना पसंद करूंगा। इसी तरह जब इमरजेंसी के रूप में देश को गुलाम बनाने की एक और कोशिश हुई, तब भी रामनाथ जी डटकर खड़े हो गए थे। और ये वर्ष तो इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने का भी है। और इंडियन एक्सप्रेस ने 50 वर्ष पहले दिखाया है कि ब्लैंक एडिटोरियल भी जनता को गुलाम बनाने वाली मानसिकता को चुनौती दे सकते हैं। साथियों, आज आपके इस सम्मानित मंच से मैं गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के इस विषय पर भी विस्तार से, लेकिन इसके लिए हमें 190 इयर्स पीछे जाना पड़ेगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से भी पहले, वो साल था 1835। 1835 में
ब्रिटिश सांसद थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। उसने ऐलान किया था, मैं ऐसे भारतीय बनाऊंगा, वो दिखने में तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे। और इसके लिए मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं बल्कि उसका समूल नाश कर दिया। खुद गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था एक सुंदर वृक्ष थी जिसे जड़ से हटाकर नष्ट कर दिया। साथियों, भारत की शिक्षा व्यवस्था में हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया जाता था। भारत की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई के साथ ही कौशल पर भी उतना ही जोर था। इसलिए मैकाले ने भारत की शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ने की ठानी और उसमें सफल भी रहा। मैकाले ने यह सुनिश्चित किया कि उस दौर में ब्रिटिश भाषा, ब्रिटिश सोच को ज्यादा मान्यता मिले और उसका खामियाजा भारत ने आने वाली सदियों में उठाया। साथियों, मैकाले ने हमारे आत्मविश्वास को तोड़ दिया, हमारे भीतरहीन भावना का संचार किया। मैकाले ने एक झटके में हजारों वर्षों के हमारे ज्ञान विज्ञान को, हमारी कला संस्कृति को, हमारी पूरी जीवन शैली को ही कूड़ेदान में फेंक दिया था। वहीं पर वो बीज पड़े कि भारतीयों को अगर आगे बढ़ना है, अगर कुछ बड़ा करना है तो विदेशी तौर तरीकों से ही करना होगा। और ये जो भाव था वो आजादी मिलने के बाद भी और पुख्ता हुआ। हमारी एजुकेशन, हमारी इकोनॉमी, हमारी समाज के एस्पिरेशन सब कुछ विदेशों के साथ जुड़ गई। जो अपना है उस पर गौरव करने का भाव कम होता गया। गांधी जी ने जिस स्वदेशी को आजादी का आधार बनाया था उसको पूछने वाला ही कोई नहीं रहा। हम गवर्नेंस के मॉडल विदेश में खोजने लगे। हम इनोवेशन के लिए विदेश की तरफ देखने लगे। यही मानसिकता रही जिसकी वजह से इंपोर्टेड आइडिया, इंपोर्टेड सामान और सर्विस सभी को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति समाज में स्थापित हो गई। साथियों, जब आप अपने देश को सम्मान नहीं देते हैं तो आप स्वदेशी इकोसिस्टम को नकारते हैं, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नकारते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण टूरिज्म की बात करता हूं। आप देखेंगे कि जिस भी देश में टूरिज्म फला फूला वो देश, वहां के लोगों को अपनी ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करते हैं। हमारे यहां इसका उल्टा ही हुआ। भारत में आजादी के बाद अपनी विरासत को दुत्कारने के ही प्रयास हुए। जब अपनी विरासत पर गर्व नहीं होगा तो उसका संरक्षण भी नहीं होगा। जब संरक्षण नहीं होगा तो हम उसको ईंट पत्थर के खंडहरों की तरह ही ट्रीट करते रहेंगे। और ऐसा हुआ भी। अपनी विरासत पर गर्व होना टूरिज्म के विकास के लिए भी आवश्यक शर्त है। साथियों, ऐसे ही स्थानीय भाषाओं की बात है। किस देश में ऐसा होता है कि वहां की भाषाओं को दुत्कारा जाता है? जापान, चीन और कोरिया जैसे देश जिन्होंने देश के अनेक तौर तरीके अपनाए लेकिन भाषा फिर भी अपनी ही रखी, अपनी भाषा पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए हमने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में
स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर विशेष बल दिया है। और मैं बहुत स्पष्टता से कहूंगा, हमारा विरोध अंग्रेजी भाषा से नहीं है। हम भारतीय भाषाओं के समर्थन में हैं। साथियों, मैकाले द्वारा किए गए उस अपराध को 1835 में जो अपराध किया गया, 2035 10 साल के बाद 200 साल हो जाएंगे। और इसलिए आज आपके माध्यम से पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं। अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे। 10 साल हमारे पास बड़े महत्वपूर्ण हैं। मुझे याद है एक छोटी घटना। गुजरात में लेप्रेसी को लेकर के अस्पताल बन रहा था, तो वो सारे लोग महात्मा गांधी जी से मिले उसके उद्घाटन के लिए। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं लेप्रेसी के अस्पताल के उद्घाटन के पक्ष में नहीं हूं, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ताला लगाना है उस दिन मुझे बुलाना, मैं ताला लगाने आऊंगा। गांधी जी के रहते हुए इस अस्पताल को तो ताला नहीं लगा था, लेकिन गुजरात जब लेप्रेसी से मुक्त हुआ और मुझे उस अस्पताल को ताला लगाने का मौका मिला जब मैं मुख्यमंत्री बना। 1835 से शुरू हुई यात्रा 2035 तक हमें खत्म करके रहना है जी। गांधी जी का जैसे सपना था कि मैं ताला लगाऊंगा, मेरा भी सपना है कि हम ताला लगाएंगे। साथियों, आपसे बहुत सारे विषयों पर चर्चा हो गई है। अब आपका मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप देश के हर परिवर्तन का, देश की हर ग्रोथ स्टोरी का साक्षी रहा है। और आज जब भारत विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहा है, तो भी इस यात्रा के सहभागी बन रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा कि रामनाथ जी के विचारों को आप सभी पूरी निष्ठा से संरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर आज के इस अद्भुत आयोजन के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और रामनाथ कोविंद जी को, रामनाथ गोयनका जी को आदरपूर्वक मैं नमन करते हुए मेरी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I now request Mr. Anand Goenka, Executive Director, the Indian Express Group, to give the vote of thanks. I must admit, I never realized how difficult it's going to be to speak after Modi ji. I'm feeling very overwhelmed. Modi ji, thank you so much for all the wonderful things you said about Ramnath ji, about my grandfather. He's 35 years since he's passed, and I still learn something about him every time somebody speaks about him. So thank you so much for that. I think there will never be a better moment than today to recall my first ever interaction with Modi ji. I was all of 14 years old. He had invited several leading educators across India to discuss the future of education in Gujarat. One of them happened to be my mother, and so she asked me to tag along. And I remember telling her after the event that I was so surprised throughout the 4-hour plus discussion with hundreds of educators that Modi ji had, just how patiently and attentively the Chief Minister sat through and listened. And I think that is still so true today. It's over 25 odd years that I have seen him, whether he's listening or whether he's speaking,
I have never known him to be in a rush. He's always 100% present. He's giving his full attention to whoever he's interacting with. And I find that just incredible given just how much we all know he gets done in 24 hours. Thank you, Modi ji. In an age of attention spans defined by Instagram Reels, you took the time to share your heart and soul and mind with us for 40 minutes. You said many thought-provoking things. You've spoken about how Indian economy has been resilient through, in the face of global despondency. How we shouldn't view India only as an emerging market, but as an emerging model. You've given, I think Raj will be spoiled for headlines tomorrow morning because you've given many. You've given Democracy Delivers, Vikas Vikas and Sirf Vikas. You've spoken about the emotional side to an election campaign. And most importantly, I think the importance to dismantle the colonialism in our thoughts that the British kind of downloaded 150 years ago and remember the pride in our culture. मोदी जी आपने भाषा की बात की तो एक ऑफ स्क्रिप्ट जो मुझे याद आ रहा है मैं आपको आई कांट रेजिस्ट शेयरिंग English, Spanish, there are many languages that kind of spread around the world after economic and military conquest. There was a period in time where all of Asia got Sanskritized. Kandahar was Gandhara, Singapore, Singapura, all of that happened without any military conquest. It was just with the power of ideas. It was a power of soft power. The Prime Minister, I must formally thank you, my father and I, all our colleagues. Thank you for the lovely tribute you've made to my grandfather, so deeply felt and deeply thought. I think it's important to mention that we are all passionate for Ramnath Goenka's journalism, not only because that is our legacy, that is our inheritance. We are passionate for it because we believe that today, more so than ever, it is what a healthy society needs. We are seeing societies around the world and so torn, so dangerously polarized. Ramnath Goenka's journalism was patriotic, courageous, it was honest, but I think what drove him most was a belief that a newspaper's role is to be balanced and show all perspectives. Its job is to earn the trust of every Indian reader. If I can borrow the Prime Minister's phrase, I think Ramnath ji believed that a newspaper must have sabka vishwas. Many in my industry would dismiss balance and fairness as boring and unviable. I think our growth as a newspaper group and one of the world's largest digital news organizations reaching over 200 million users a month today shows that there is indeed a large audience for balance and objectivity. The other memory I have from my first meeting with the Prime Minister is that he's a leader with very strong convictions. And that's another aspect about him that hasn't changed. And one of his convictions we saw today was really his belief in the potency of soft power. It is especially important today when the world seems to be all about hard power, all about coercion, about negotiating with carrots and sticks and transactional relationships. Under your leadership, Prime Minister, we see a government which acknowledges the equally important hand in building a nation that soft power has to hard power. That along with military and economic might, the soft power of brand India is equally important. That from our culture, our heritage, and our 1.4 billion stories to yoga and even his favorite Moringa Paratha, all of this is equally important for if India is to lead in the world. I think a testament to that soft power is the range of guests we have with us this evening, from culture to judiciary, from politics to business. Thank you all of you for being here and making time. I'd also, I think, end by extending my gratitude to our sponsors. Our old friends, Yatin and Karan from 361 are presenting sponsors. Thank you all so much.